हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर रेडिट स्टोरी। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी अमीता की स्टोरी। पर शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें भी शादियों से डर लगता है? क्योंकि मुझे लगता है स्पेशली अरेंज मैरिज से। तो अमीता की कहानी जो है वो अरेंज मैरिज से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि अमीता की जो मैरिज है वो उसके लिए अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, या उसको जिंदगी भर का ट्रॉमा देगी। सो शुरू करते हैं। अमीता जो है वो बाली में रहती है अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसकी 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है। उसका एक भाई है जो अमीता से छोटा है। तो बेसिकली अमीता 3rd नंबर पे आती है। एंड उनके पेरेंट्स हैं, मम्मी एंड पापा। सब लोग बाली में रहते हैं। तो अमीता की फैमिली में एक रूल है, रूल कह लो या रिचुअल कह लो, वो जो फैमिली टू फैमिली होता आता है वो है, किसी ने भी उनकी फैमिली में आज तक लव मैरिज की ही नहीं है। एंड उसके मम्मी पापा की भी अरेंज मैरिज है, उसकी दोनों बहनों की भी अरेंज मैरिज है, अमीता की भी अरेंज होगी एंड उसके भाई की भी अरेंज होगी। ये पक्का मतलब पत्थर की लकीर ही है कि उनकी अरेंज मैरिज ही होगी। एंड अमीता को अरेंज मैरिज से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं अरेंज मैरिज के। उसके मम्मी पापा बहुत प्यारे परफेक्ट कपल है। उसकी 2 बहनें, उनकी भी अरेंज मैरिज हुई है एंड काफी परफेक्ट हैं दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ। तो अमीता को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम लगती नहीं है अरेंज मैरिज में। एंड अमीता अभी 21 साल की है। तो एक दिन वो ऐसे लिविंग रूम में अपना फोन स्क्रॉल कर रही होती है, रील्स देख रही होती है प्रोबेबली। उसकी मम्मी खुशी खुशी से उसके पास आते हैं एंड कहते हैं कि अमीता, हमने तेरे लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढ लिया। तो अमीता घबरा जाती है, कहती है यार मैं अभी 21 साल की हूँ, आप लोग इतनी जल्दी मुझे दफा करना चाहते हो? बट वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, तेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, तो लड़का देख ले, उससे बात कर ले, अगर तेरे को पसंद आया तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अमीता कन्विंस नहीं होती है। बट हर फैमिली में ब्रह्मास्त्र होता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करके मनवा लिया जाता है। अमीता के साथ भी ऐसा हुआ। उसकी मम्मी बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है उसको एंड अमीता कन्विंस हो जाती है कि मैं लड़के से बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगी। तो अमीता पूछती है कि लड़का है कौन, करता क्या है, मुझे थोड़ा तो बताओ। तो अमीता की मम्मी बताते हैं कि तुझे याद है अंकल राज एंड आंटी चंदा जो इंडिया में रहते हैं? तो अमीता कहती है कि हाँ मुझे याद है, मैं इंडिया में 1-2 बार गई हूँ तो उनसे मिली हूँ, काफी अच्छे लोग हैं। अमीता कहती है कि उन्हीं का लड़का है, वो काफी इंटेलिजेंट है, काफी स्मार्ट है, आईआईटी से ग्रेजुएटेड है, अच्छी खासी उसकी स्टेबल इनकम भी है, तो तुझे खुश रखेगा। तो अमिता कहती है कि ठीक है, बट उसका नाम क्या है? तो उसकी मम्मी कहती है कि मधु। फिर उसकी मम्मी ना मधु के तारीफों के पुल बांध देती है अमिता के सामने। ये लड़का हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आईआईटी से ग्रेजुएटेड है, 26 साल का है, उसका भी सेम शौक है तेरे जैसे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, उसको भी तेरे जैसे पेट्स पसंद हैं। पूरे तारीफों के पुल बांध देते हैं। तो इतनी सारी तारीफें सुनने के बाद एंड इतने सारे सेम गोल, सेम एस्पिरेशन, सेम पर्सपेक्टिव सुनने के बाद अमिता थोड़ी कन्विंस हो जाती है कि एक चांस देके देखते हैं, क्योंकि कभी ना कभी मैरिज तो उसको करनी है। एंड अगर उसको एक लड़का मिल रहा है जिसके सेम गोल्स हैं, लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव सेम है, क्यों ना एक चांस दिया जाए। तो अमिता कहती है कि ठीक है, आप बात आगे बढ़ाइए, बट अगर मुझे पसंद नहीं आया तो ना, इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। तो अमिता की मम्मी अमिता के पापा से बात करते हैं। अब क्योंकि वो लोग बाली रहते हैं एंड मधु एंड उसकी फैमिली इंडिया में रहते हैं, तो वो लोग इंटरनेट वीडियो कॉल के थ्रू, स्काइप के थ्रू मीटिंग सेट करते हैं दोनों फैमिलीज के बीच। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद दोनों फैमिली के बीच स्काइप की मीटिंग होती है, जिसमें अमिता देखती है कि मधु बीच में बैठा है, साइड में उसके मम्मी पापा है एंड वो ट्रेडिशनल्स में है, काफी सुंदर दिख रहा है, काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो अमिता थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती है उसके टुवर्ड्स। एंड मधु का भी सेम केस होता है, मधु भी अमिता को देख के पिघल जाता है। अमिता नोटिस करती है कि मधु काफी काम है, सबसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, सबको बात करने का मौका दे रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड अमिता को मधु अच्छा लगने लगता है एंड सेम मधु को भी अमिता अच्छी लगने लगती है। तो बातचीत होने के बाद दोनों फैमिलीज के बीच मीटिंग एंड होती है एंड अमिता के पापा अमिता को आके पूछते हैं कि लड़का कैसा लगा, कैसी लगी हमारी चॉइस। तो अमिता अंदर से तो खुश है, पर वो दिखाना नहीं चाहती अपने पापा को इतनी जल्दी, ताकि प्रोसेस जल्दी जल्दी आगे ना बढ़े। तो अमिता कहती थी हाँ ठीक है, हो जाएगी बात, आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो अमिता के पापा समझ जाते हैं कि शायद लड़की को लड़का पसंद आ गया, तो वो ऐसे करके चले जाते हैं। तो फिर दोनों फैमिलीज के बीच में कैजुअली मीटिंग्स होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है एंड काफ़ी अच्छे दोनों के बीच रिलेशंस बन गए हैं। तो ऐसे करते करते दोनों फैमिलीज के बीच में मीटिंग्स होती रहती हैं, दोनों फैमिलीज के बीच में अच्छा कनेक्शन बन जाता है एंड सीक्रेटली मधु एंड अमिता भी सीक्रेटली वीडियो कॉल्स करते हैं एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। एंड क्योंकि मीटिंग्स में पूरी फैमिली बैठी होती है, तो वो लोग
खुल के बात नहीं कर पाते एक दूसरे से, इसलिए वो सीक्रेटली बात करते हैं। अब दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री भी बन चुकी है, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, कंफर्टेबल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो एक दिन मधु अमिता से पूछ लेता है कि मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, ये जो भी होगा तुम्हारा डिसीजन होगा, जैसा होगा मुझे मंजूर होगा, पर तुम मुझे एक कंफर्मेशन दे दो कि क्या तुम्हें ये कंटिन्यू करना है लाइफ लॉन्ग, या फिर हम इसे अभी रोक दें। अमिता सब कुछ पास्ट की बातें सब कुछ एनालाइज करने के बाद कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये रिलेशन चाहिए। अब अमिता की ये बात बोलने के बाद मधु ब्लश करने लगता है, मधु को देख के अमिता ब्लश करने लगती है एंड दोनों ब्लश करने लगते हैं, दोनों के पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगती हैं एंड काफ़ी दोनों खुश हैं, एकदम परफेक्ट है। तो दोनों अपनी फैमिलीज को बताते हैं कि हमें ये रिश्ता चाहिए एंड आप इस बात को आगे बढ़ाओ, एंड दोनों फैमिलीज खुश हैं एंड वो लोग शादी की डेट निकालना शुरू कर देते हैं। एंड फॉर्चुनेटली दोनों की शादी की डेट एक हफ्ते बाद आ जाती है। तो दोनों की शादी तो फिक्स हो जाती है एंड दोनों की फैमिलीज उनको कहते हैं कि शादी को एक हफ्ता बचा है, चुपचाप बैठे रहना, कोई वीडियो कॉल नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, एक हफ्ते तक कोई बातचीत नहीं। ये मैंने भी कई बार देखा है शादियों में। अब दोनों के बीच में केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे से बात किए बिना तो रह नहीं सकते, तो दोनों वीडियो कॉल्स से शिफ्ट हो जाते हैं मेल्स पर एंड लेटर्स पर। अब जब से फैमिली ने मना किया है, ये लोग लेटर एंड ईमेल्स पे शिफ्ट हो गए एंड एक दो दिन बाद अमिता नोटिस करती है कि मधु का जो लिखने का स्टाइल है थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तुम्हें भी ऐसे अंदर से फीलिंग आती है ना जब इंसान अचानक से ऐसे बदल जाता है, तो सेम अमिता के केस में हो रहा है कि अमिता को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा उसको नेगेटिव फीलिंग आ रही है क्योंकि अचानक से उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज दिख रहा है उसकी राइटिंग में। तो अमिता ये बात अपने मम्मी को बताती है कि थोड़ी सी मुझे नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों। तो अमिता की मम्मी कहती है कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते इतनी जल्दी, तो तू घबरा मत, जब शायद तुम लोग मिलोगे तो तुझे अच्छे से पता चल जाएगा वो कितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। तो अमिता कहती है कि ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हो। तो अमिता इसको बोल जाती है एंड फिर से नॉर्मली एक दूसरे से वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। अब शादी से 5-6 दिन पहले मधु की मम्मी भी बाली आ जाती है, सारी शादी में हेल्प कराने, रिचुअल्स कराने एंड सब कुछ संभालने बेसिकली। धीरे धीरे शादी की डेट करीब आ रही है एंड रिचुअल्स आ रहे हैं, तो पूरी फैमिलीज काफ़ी बिजी हैं सारा कुछ संभालने में, सारी सजावटें करने में, सारी तैयारियां करने में। एंड अमिता भी नोटिस करती है कि जो मधु की मम्मी है वो काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं शादी की तैयारियों में, सब रिश्तेदारों से अच्छे से बात करने में, फैमिलीज को अच्छे से रखने में। अमिता काफ़ी देख के ये खुश हो जाती है। तो एक दिन ऐसे ही शादी का कुछ छोटा सा फंक्शन चल रहा होता है, छोटी सी रिचुअल चल रही होती है। वो रिचुअल कंप्लीट होने के बाद मधु की मम्मी अमिता के पास आते हैं एंड उसको एक सीक्रेट रूम में लेके जाते हैं एंड सोफे पे बिठा देते हैं। तो अमिता को लगता है कि शायद सास बहू की बात करनी होगी इनको, तो वो भी ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है एंड चिल होती है। तो वो लोग बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। मधु की मम्मी अमिता से उसका बचपन पूछती हैं, ऐसी बातें शेयर होती रहती हैं एक दूसरे के साथ। एंड बातें करते करते मधु की जो मम्मी है वो इमोशनल हो जाते हैं एंड वो अपने साथ मधु की एल्बम लेके आई होती हैं एंड वो अमिता को दिखा के कहते हैं कि देख कितना बड़ा हो गया ये मधु एंड अब इसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। अमिता खुश भी होती है बट वो सैड भी होती है कि मधु की मम्मी रो रही है, अब उसको क्या करना। तो अमिता साइड से टिश्यू पकड़ती है, उनको बताती है कि आप चिंता मत करो, सब ठीक जाएगा। तो मधु की मम्मी अमिता को कहती है कि मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मधु का ध्यान रखोगी, एक अच्छी वाइफ बन के रहोगी एंड मधु का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तो अमिता भी ये सुन के इमोशनल हो जाती है, अमिता भी रोने लगती है एंड काफ़ी दोनों के बीच एक इमोशनल सा मोमेंट शेयर हो जाता है। सो अमिता कहती है कि हाँ, मैं आपके बेटे का अच्छे से ध्यान रखूंगी, अच्छी वाइफ बन के रहूंगी एंड हमेशा उसका साथ दूंगी। तो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं एंड जो मधु की मम्मी होती है वो चली जाती हैं और रिचुअल्स और तैयारियां करवाने। एंड उस रूम में अब अकेली अमिता एंड अमिता के पास वो एल्बम है जो मधु की मम्मी उसको मधु की देके गई है, जिसमें मधु की बहुत सारी फोटोज हैं एंड अमिता देखती रहती है, रोती रहती है, खुशी के आंसू। अमिता देखते देखते लास्ट पिक्चर पे पहुंचती है जिसमें मधु की लेटेस्ट एंड लास्ट पिक्चर थी, जिसमें उसके राइट हैंड के नीचे हेलमेट है एंड वो बाइक के साथ ऐसे लीन होके खड़ा है। तो अमिता ये देख के काफी खुश होती है क्योंकि दोनों के बीच में वीडियो कॉल्स एंड कॉल्स तो नहीं हो रही, तो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे। तो अमिता खुश हो जाती है एंड उसकी चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फिर वो भी शादी की तैयारियां करने में बिजी हो जाती है। ये दिन काफ़ी अच्छा जाता है दोनों के लिए। अब
दिन गुजरते जाते हैं एंड उनकी शादी का दिन करीब आता जाता है। तो ऐसे गुजरते गुजरते मधु एंड अमिता की शादी वाला दिन आ जाता है एंड वो दिन पूरा क्योस से भरा होता है, क्योंकि कोई मेकअप करवा रहा है, कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई तैयार हो रहा है, कोई एक दूसरे को गाली बक रहा है, कोई मिल रहा है। पूरा क्योस मचा हुआ है पूरे घर में। एंड अमिता भी अब तैयार होने लगती है। वो अपनी रेड साड़ी पहनती है, मेकअप करवाती है एंड खुद को मिरर में देखती है। खुशी के आंसू रोने लगती है, क्योंकि बचपन में उसने खुद को इमेजिन तो किया था कि वो कभी ना कभी शादी करेगी एंड काफी सुंदर दिखेगी, बट अब जब वो खुद को प्रेजेंट मोमेंट में देख रही है तो काफी इमोशनल हो गई है वो रोने लगती है। बट अमिता नोटिस करती है कि पूरे घर का माहौल चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले सब खुश थे ऑलमोस्ट, बट अभी लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे के कान में कुछ तो कह रहे हैं एंड सब अमिता की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अमिता को पहले लगता है कि शायद मेकअप में कुछ खराबी है या साड़ी में कुछ दाग वाग लगा है, इसलिए सब बातें कर रहे हैं। बाद में वो फिर से नोटिस करती है कि सब अमिता की तरफ कुछ ना कुछ इशारा करके एक दूसरे के कान में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो अमिता को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, तो वो अपनी मम्मी को खींच के अपने रूम में लेकर आती है एंड पूछती है कि सब क्या बातें कर रहे हैं, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, क्या हो रहा है घर में, कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कुछ सब ठीक है ना। तो अमिता की मम्मी कहती है कि नहीं नहीं, तो खुद पे ध्यान दे, तू तैयार हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तू तैयार हो, तो बस खुद पे ध्यान दे। अमिता को ये भी वियर्ड लगता है कि उसकी मम्मी इनडायरेक्टली मतलब ठीक से बात नहीं कर रही उसके साथ एंड कुछ तो छुपा रहे हैं, सब लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, ये अमिता को हिंट मिल जाता है। बट अमिता फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है कि आप कह रहे हो कि मैं ध्यान ना दूँ, आज मेरी शादी है एंड सब लोग मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ वियर्ड बातें कर रहे हैं। जब मैं उनकी तरफ देख रही हूँ तो वो मुझे अजीब सा फेस बना के देख रहे हैं, चुप हो रहे हैं, तो आप कह रहे हो मैं ध्यान ना दूँ। तो अमिता की मम्मी कहती है कि नहीं नहीं, सब ठीक है, तू तैयार हो, तू अच्छे से मेकअप कर, साड़ी अच्छे से पहन एंड बाहर कार भी लगी हुई है तो कार में बैठ के चल, मंदिर जाना है, हमें शादी करनी है। तो अमिता को थोड़ा सा बिहेवियर वियर्ड लगता है। वो नोटिस करती है कि उसकी मम्मी के चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा टेंस सा माहौल, थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी घबराहट है। बट अमिता ये भी सोचती है कि शायद आज मेरी शादी है तो हो सकता है सब लोग इसलिए वियर्ड रिएक्ट कर रहे हैं। अमिता के पास इसका कोई आंसर नहीं होता। बट अमिता बाहर जाती है, गाड़ी में बैठती है एंड मंदिर की तरफ निकलती है एंड वो नोटिस करती है कि यूजुअली जब ब्राइड मंदिर की तरफ जाती है तो उसके साथ कोई ना कोई होता है, कंपेनियन, लाइक सिस्टर, ब्रदर या फादर, मदर, कोई ना कोई ब्राइड का साथ देने के लिए होता है। बट अमिता नोटिस करती है कि उस कार में वो अकेली है एंड उसके साथ कोई नहीं है। अमिता को ये भी चीज थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, थोड़ी सी वियर्ड लगती है। अब अमिता मंदिर पहुंचती है, उसको रिसीव करने उसकी जो 2 बहनें हैं वो आती हैं। तो अमिता उनसे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ, हो क्या रहा है, सब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं एंड मुझे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही हैं। तो वो लोग अमिता की बात सुनते हैं बट कुछ जवाब नहीं देते एंड ऐसे चुपचाप आपस में ही बात करने लगते हैं। एंड अब अमिता और घबरा जाती है। तो उसके पापा जो हैं वो मंदिर के अंदर से अमिता को गाड़ी के पास से रिसीव करने आते हैं, उसको मंदिर के अंदर ले जाने। तो अमिता अपने पापा से पूछती हैं कि पापा मुझे सच सच बताओ क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत घुटन सी महसूस हो रही है, मुझे सबके बिहेवियर बहुत चेंज दिख रहे हैं, मुझे कुछ नेगेटिव सी वाइब आ रही है आज। तो अमिता के पापा उसको कहते हैं कि डोंट वरी बेटा, तुम अपनी ड्यूटी निभाना, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। अमिता ये सुन के बहुत बहुत डर जाती है। उसको एक टाइम पे ऐसा थॉट आता है कि आज उसकी बलि तो नहीं चढ़ने वाली कहीं। तो अमिता पूछती है कि पापा आप तो ऐसी बातें मत करो, आप तो मुझे सीधा बताओ चल क्या रहा है। तो अमिता के पापा कहते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, बाद में। तो वो बाद में कह के उसकी बात को टाल देते हैं एंड वो दोनों मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमिता देखती है कि पूरा जो टेम्पल का माहौल है एकदम डल है, लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा कि शादी होने वाली है आज किसी की। ना कोई लाइट्स हैं, ना कुछ सजावटें हैं, बस एक लाइट आ रही है जो काफी आगे से आ रही है, जो मंडप वाली आग होती है उसकी है बस, और कोई लाइट नहीं है मंदिर में, पूरा अंधेरा है, सबकी शेडोज नजर आ रही हैं बट काफी ज्यादा नेगेटिव, काफी ज्यादा डल सी वाइब है उस मंदिर की। अब जैसे जैसे अमिता आगे बढ़ती है मंदिर में, उसको गंदी सी स्मेल आने लगती है। उसको ऐसी स्मेल आ रही होती है कि किसी ने ढेर सारा गंदा सा गार्बेज, ढेर सारी गंदी सी टॉयलेट सीट्स एंड ढेर सारा गंदा सा एग्स, लाइक जितनी गंदी तुम स्मेल इमेजिन कर सकते हो उसको उतनी गंदी स्मेल आ रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है स्मेल काफी स्ट्रोंग होती जा रही है। उसको ये लाइक 2 डिफरेंट स्मेल आ रही है, एक काफी ज्यादा परफ्यूम की आ रही है, काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। तो जैसे किसी ने वो गंदी स्मेल को छुपाने के लिए बहुत ढेर सारा परफ्यूम यूज किया हुआ है, लाइक 25 से 30 बोतल। एंड अब
अमिता चलते चलते वो हवन की जो आग है उसके पास पहुंच जाती है एंड वो नोटिस करती है कि साइड में मधु बैठा हुआ है। अमिता अपने फादर का ऐसे हाथ छोड़ती है, वहाँ बैठने मंडप पे बैठने के लिए आगे चली जाती है। अमिता को एक्सपेक्टेड होता है कि मधु उठेगा, अमिता को रिसीव करने आएगा, बट मधु वहाँ बैठा रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उसका, एकदम ना के बराबर। एंड मधु की पीठ दिख रही है, मधु का फेस इस साइड है, अमिता यहाँ से आ रही है, तो मधु की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। मधु एकदम चुपचाप बैठा है एंड अमिता खुद आके मधु के पास खड़ी होती है एंड नोटिस करती है जो गंदी स्मेल आ रही थी वो मधु से आ रही है। एंड जो स्मेल को कवर अप करने के लिए इतना सारा परफ्यूम यूज किया गया था वो इस स्मेल के लिए था। अमिता अब थोड़ी अलर्ट हो जाती है, अमिता देखती है आसपास कोई पंडित भी नहीं है। एक बेसिकली मंदिर के अंदर सिर्फ मधु एंड उसके मम्मी पापा एंड अमिता एंड उसके मम्मी पापा, सिर्फ ये लोग मंदिर के अंदर हैं। बाकी सारे वो गंदी सी स्मेल को सूंघ कर बाहर हो गए हैं, वो कोई अंदर नहीं रुकना चाहता। एंड अमिता को ऐसा लगता है कि वो अपनी शादी की तरफ नहीं अपनी मौत की तरफ आ गई है। एंड अमिता अब मधु को अच्छे से देखती है, वो नोटिस करती है कि मधु जब उसने लास्ट टाइम देखा था वो काफ़ी फिट था, उसके ब्रॉड शोल्डर थे, हेल्दी था, बट अब वो देख रही है मधु एकदम सूखा पड़ा हुआ है, उसकी हड्डियां नजर आ रही हैं, उसका जो मांस है एकदम हड्डियों से चिपका हुआ है, उसका जो पेट है वो बहुत ज्यादा बाहर आया हुआ है, इतना कि उसको उसकी शेरवानी फिट नहीं आ रही थी एंड उसकी शेरवानी को काटना पड़ा फिट करवाने के लिए। उसकी स्किन जो है एकदम वाइट पेल पड़ चुकी है, उसकी आंखें बाहर आने को तैयार हैं, उसके जो टीथ हैं एकदम येलो हो चुके हैं, उसके जो लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा स्वेलो हो रखे हैं। एंड अमिता ये सब देख के डर जाती है, ऐसे खड़ी होती है, एकदम से स्टेप बैक होती है, घबरा जाती है एकदम से। एंड अमिता कहती है कि आर यू फकिंग मैड, ये मर चुका है। एंड वो अपने पेरेंट्स की तरफ देख के कहती है आपको पता नहीं था कि ये मर चुका है, आप मेरी मरे हुए से शादी करवा रहे हो। एंड अगर ये मर चुका तो मुझे लेटर्स ईमेल्स कौन लिखता था। वो उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके मम्मी पापा उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे। मधु मर चुका है, उसके मम्मी पापा आज उसकी शादी मधु से करवाने वाले हैं। अब अमिता अपने मम्मी पापा को देख ही रही है कि पीछे से अंकल राज बोलते हैं कि बेटा जो भी ईमेल्स जो भी लेटर्स तुम्हें रिसीव हो रहे थे वो हम लिख रहे थे। एंड दरअसल 4 दिन पहले ही मधु की ट्रक से टक्कर होने के बाद मौत हो गई। एंड हम लोग इसलिए ये सब लिख रहे थे क्योंकि शादी ज़रूरी थी एंड हम ऐसा दिखाना नहीं चाहते थे कि मधु की डेथ हो गई है। अब अमिता और घबरा जाती है कि मधु की शादी होना क्यों ज़रूरी है, वो मर चुका है, उसका फ्यूनरल करवाओ, अंतिम संस्कार कराओ, उसकी शादी क्यों करवा रहे हो। तो अंकल राज के बगल से ही आंटी चंदा कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगी, अब मैं उसे अगले जन्म में अकेला नहीं जाने दूंगी, अब तुम्हारी ड्यूटी निभाने का वक्त आ गया, तुम एक अच्छी वाइफ बनो एंड उसको अगले जन्म में अकेला मत जाने दो। तो बेसिकली वो लोग कहना चाहते हैं कि अमिता को मधु से शादी करनी होगी क्योंकि अब मधु मर चुका है, उसके अगले जन्म में उसको अकेला नहीं रहना। अब अमिता थोड़ी रैशनल है, अमिता थोड़ी लॉजिकल है। ऑफ कोर्स कोई भी अगर जिंदा होता तो अमिता कर भी लेती, बट मरे हुए से शादी क्यों करेगी अमिता। तो अमिता कहती है इस सब ध्यान से मेरी बात सुनो, वो मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार करवाओ, पागलों वाली बात मत करो। ये बोलते ही आंटी चंदा की आवाज़ और लाउडर हो गई एंड वो कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा मरा नहीं है, वो अगले जन्म में जाएगा और तुम भी उसके साथ जाओगी, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं जाने दूंगी, तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। अमिता फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है एंड कहती है कि आप लोग ये होने दोगे, आप लोग मेरी शादी ऐसे होने दोगे। तो अमिता की मम्मा कहते हैं कि बेटा हमें भी कुछ पता नहीं था, हमें सुबह पता चला जो कूलर आंटी चंदा ने भिजवाया था गेस्ट के लिए, ये कहकर कि इसमें गेस्ट के लिए मीट है, ये सर्विंग के काम आएगा, उसमें ये पड़ा था। तो अमिता उसको कुछ समझ नहीं आता, वो कहती है कि आप लोग इंडिया से बाली कूलर शिप करवा के लाए हो जिसके अंदर एक लाश है और आप लोग इस लाश के साथ मेरी शादी करवा रहे हो। तो आंटी चंदा फिर कहती हैं उसको अपनी वाइफ की ज़रूरत है, मैं उसको अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं उसको अकेला नहीं जाने दूंगी। और वो रिपीट करने लगती हैं कि उसको अगले जन्म में उसकी वाइफ की ज़रूरत है, मैं उसको अकेला नहीं जाने दूंगी। और अमिता कहती है कि यार अंतिम संस्कार करवाओ इसका, इसको ज़रूरत है अंतिम संस्कार की, प्लीज़
और वहाँ से आंटी चंदा एकदम से भड़क जाती हैं। वो भाग के अमिता की तरफ आती हैं, उसका ऐसे बाल पकड़ती हैं और घसीट के आग की तरफ लेके जाती हैं एंड उसको धमकी देती हैं कि चुपचाप मेरे बेटे के साथ शादी कर, मैं उसको अकेले नहीं जाने दूंगी, अगले जन्म में उसको जरूरत है, वो अकेला नहीं रहेगा। चंदा एकदम सी पागल सी हो गई है अपने बेटे के प्यार में, उसको कुछ दिख नहीं रहा एंड वो घसीट के बोलती जा रही है कि वो अकेला नहीं जाएगा, वो अकेला नहीं जाएगा एंड अमिता को घसीटती जा रही है आग की तरफ, बोलती जा रही है कि वो अकेला नहीं जाएगा। अमिता बहुत कोशिश करती है ऐसे डिफेंस करने की खुद का, बट वो नहीं कर पाती। चंदा की ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है एंड वो अमिता का चेहरा जो है वो आग की तरफ लेके जाती है कि अगर मेरे बेटे की इससे शादी नहीं होगी तो मैं फ्यूचर में इसकी शादी भी नहीं होने दूंगी, मैं इसका पूरा चेहरा जला दूंगी। एंड वो कहती रहती है कि वो अकेला नहीं जाएगा, उसको तुम्हारी जरूरत है, उसको अपनी पत्नी की जरूरत नहीं। यही कंटिन्यू हो रहा है। अमिता बहुत आग के पास उसका चेहरा पहुंच गया है। पीछे से अमिता के पापा आते हैं एंड मधु की मम्मी को, चंदा को धक्का मारते हैं और वो दीवार की साइड जाके बचती है। अमिता छूट जाती है उसकी ग्रिप से एंड साइड में अपनी मम्मी के पीछे छुप जाती है। अब चंदा बिल्कुल पागल हो गई है। 2-3 लोगों ने उसको ऐसे दीवार की तरफ पकड़ कर रखा है, बट उसके अंदर इतना एड्रेनलिन रश आ रहा है कि वो सबको ऐसे पीछे हटाती है। वो फिर से अमिता की तरफ भागती है, बट रास्ते में उसकी कहीं तो ठोकर लगती है एंड वो सीधा जाके आग के ऊपर ऐसे गिर जाती है और उसकी साड़ी आग पकड़ लेती है। अब वो आग उसके अंदर बढ़ती जा रही है, उसकी साड़ी जल रही है, उसकी स्किन भी अब जलने लगी है और वो चिल्ला रही है। वही आग के बगल में मधु बैठा होता है, उसकी बॉडी तो एकदम सड़ चुकी है, तो उसकी बॉडी भी जल्दी आग पकड़ लेती है एंड पूरा मंदिर जो है जलने लगता है। अब अंकल राज अपनी पत्नी को बचाने एंड अपने मरे हुए बच्चों को बचाने भागते हैं, बट अमिता के पापा उनको ऐसे पकड़ लेते हैं एंड घसीट के बाहर ले जाते हैं और वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अंदर चंदा को आग लगी है, वो भी चिल्ला रही है। सब अपनी जान बचाने मंदिर के बाहर भागते हैं एंड मंदिर के अंदर चंदा और मधु दोनों जल जाते हैं। अमिता डिस्क्राइब करती है कि ये उसकी जिंदगी का वर्स्ट नाइटमेयर था, वर्स्ट दिन था। वो आज भी जब भी ये याद करती है सो नहीं पाती एंड कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं अगली रेडिट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।